बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा हम चैप्टर नंबर 11 और यूनिट नंबर 6 को स्टडी कर रहे थे यूएचएस का, और उसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टडी कर लिया था। आज हमने जिस प्रोसेस को स्टडी करना है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन की टर्म जैसे ही हमारे माइंड में आती है ना, तो फौरन साथ में ये भी आ जाता है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम रेस्पायर करते हैं। फ्रेश एयर को अंदर लेके जाते हैं और फाउल एयर को बाहर लेके आते हैं। वो एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है उसको अंदर लेके जाते हैं। वो एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बाहर होता है ज्यादा होता है उसको बाहर लेके आते हैं। सिर्फ रेस्पिरेशन यही नहीं है, रेस्पिरेशन एक और तरह की भी है। तो पहले हम रेस्पिरेशन को देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन जो है उसकी कौन कौन से टाइप्स हैं। एक तरह की रेस्पिरेशन को बेटा हम कहते हैं इट इज नोन एज द ब्रीदिंग, या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो हमारे पास दूसरी तरह की है उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये दो तरह की रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग होता है सांस लेने का अमल। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कहते हैं फ्रेश एयर containing more oxygen is taken in and foul air exhaled। जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन होती है इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो ब्रीदिंग होता है ना ये एक फिजिकल प्रोसेस है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। जो ब्रीदिंग होता है ना इसके अंदर एनर्जी की आपको जरूरत पड़ती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सेलुलर रेस्पिरेशन है एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है बेटा, तो ये हमने ना कुछ तीन एक डिफरेंस देखे। जो ब्रीदिंग होती है ना इट इज एक्चुअली कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स। कुछ ही ऑर्गन्स इन्वॉल्व है इसमें, जैसा कि आप देखें लंग्स इन्वॉल्व है, जैसा कि साथ में आपका हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इट अकर्स अमंग ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। ठीक है बेटा, तो ये हमने देखा सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या होती है। अब हमने जो इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है ना वो सेलुलर रेस्पिरेशन को स्टडी करना है, क्योंकि जो ब्रीदिंग है उसको हमने जाके स्टडी करना है चैप्टर नंबर 13 के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ना उसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन को हम क्लासिफाई करते हैं, एक तरह की टाइप को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी तरह की टाइप को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो
एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, उसके अंदर हम कहते हैं कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक में। एनारोबिक के अंदर एनर्जी जो रिलीज होती है वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट की एनर्जी होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके जो प्रोसेस है उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन, ये 4 स्टेप है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर जो इंक्लूड है ग्लाइकोलाइसिस है, लेकिन उसके बाद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़ा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होती है। देखिए एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एक बात आपको कॉमन नजर आ रही है ना, वो क्या कॉमन नजर आ रही है, वो आपको नजर आ रही है ग्लाइकोलाइसिस। अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन की लोकेशन देखते हैं ना तो वो है साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर आप एनारोबिक की देखते हैं तो सिर्फ साइटोप्लाज्म होती है इसकी लोकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ना है या एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ना है, पहले तो आपको ये पता हो कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है। ठीक है, हम स्टार्ट देखें इस सीक्वेंस के मुताबिक कर रहे हैं। हमारी बुक के अंदर पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन है, फिर उन्होंने कंप्लीट सेलुलर रेस्पिरेशन और उसमें ग्लाइकोलाइसिस और ऑनवर्ड सारा कुछ दिया हुआ है। तो हम पहले ग्लूकोज की ब्रेकडाउन देखते हैं और फिर ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, और फिर हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स कुछ पर्टिकुलर क्या हैं और फिर एरोबिक के कौन कौन से। तो स्टार्ट बेटा मैं कर रहा हूं ग्लाइकोलाइसिस से। लाइसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेकडाउन। क्या मतलब होता है, ब्रेकडाउन। ग्लाइको जो टर्म है ग्लूकोज से निकली है, तो ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअली द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन। ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है। ठीक है बेटा, अब जब ग्लूकोज टूटेगा तो ये प्रोसेस होगा किधर, ये होगा बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर। लोकेशन का लाजमी एमसीक्यू होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस है ना उसकी 3 फेजेस हैं। कौन कौन से, एक को हम कहते हैं सबसे पहली एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, या जिसको आप प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, जिसके अंदर एनर्जी को बेसिकली इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरी जो फेज है वो है ऑक्सीडेशन फेज, या उसका दूसरा नाम है पे ऑफ फेज। यानी कि आपने कहीं पे बिजनेस करना है ना, तो पहले आप कुछ ना कुछ वहां पे इन्वेस्ट करोगे, फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो बिल्कुल वैसे ही है, अगर आपको ग्लूकोज से एनर्जी चाहिए तो पहले आप वहां पे एनर्जी दोगे, फिर आपको वहां पे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। मैं स्टार्ट करता हूं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है ना, तो सबसे पहले ही स्टेप के अंदर आपको एटीपी का मॉलिक्यूल चाहिए होता है।
एटीपी का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो क्या बनाता है, एडीपी प्लस हाई एनर्जाइज्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो हाई एनर्जाइज्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, इसकी यहाँ पे होती है यूटिलाइजेशन। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, जब उसके छठे कार्बन के ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लग जाता है ना, तो ग्लूकोज का नेम क्या हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। देखिए बेटा, ये जो स्टेप है ना, इसके अंदर जो एंजाइम चाहिए होता है उसका नाम है ग्लूकोकाइनेज। कुछ एंजाइम आपने याद रखने हैं, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम चाहिए। वैसे जनरली हम कहते हैं इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो है हेक्सोकाइनेज, क्योंकि ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है जिसे हम हेक्सोज का नाम देते हैं। अगर आपने ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवानी है तो हम कहते हैं ग्लूकोकाइनेज चाहिए। वैसे ही आपने जनरली इतने सारे 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर हैं जिसमें ग्लूकोज है, जिसमें फ्रुक्टोज है, जिसमें मैनोज है, जिसमें ग्लैक्टोज है, इतने सारे। अगर हम किसी भी 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करवाते हैं ना तो हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज चाहिए। ग्लूकोज की करवा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, ग्लूकोकाइनेज चाहिए। ठीक है बेटा, तो ग्लूकोकाइनेज ने क्या किया, ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में वाया द एडिशन ऑफ हाई एनर्जाइज्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एट द 6th कार्बन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कैसा बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अगला जो स्टेप होता है, यही जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्ट होना कहलाता है आइसोमराइजेशन, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आइसोमर्स हैं और जहां आइसोमराइजेशन होगी वहां पे आपको जो एंजाइम चाहिए होगा वो है आइसोमरेज एंजाइम। तो ग्लूकोज अपने ही आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो गया जिसे हम फ्रुक्टोज का नाम दे रहे हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बेटा क्या बन गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। ठीक है, अब देखें अभी तक क्या चल रही है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज चल रही है जिसे हम प्रिपरेटरी फेज का नाम भी देते हैं। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यहां पर एक और एटीपी का मॉलिक्यूल आता है, वो एटीपी का मॉलिक्यूल उसकी ब्रेक डाउन होगी, एटीपी बनाएगा प्लस हाई एनर्जाइज्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमें यहाँ चाहिए होगा। पहले फ्रुक्टोज के छठे कार्बन के ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, अब उसके पहले कार्बन के ऊपर भी लग गया तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। क्या बन गया, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। और इस रिएक्शन के लिए आपको जो एंजाइम चाहिए वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। इस एंजाइम का नेम अगर आपने देखना है ना तो जहां चैप्टर नंबर 11 एंड हो रहा है रेस्पिरेटरी चेन और उसके साथ टॉपिक दिया हुआ है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, उसके राइट साइड पे एक फ्लो शीट बनी है, वहां पर ये एंजाइम मेंशन है। क्या नेम है इसका, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज which actually convert the fructose 6 phosphate into the fructose 1,6 bisphosphate। ठीक है, तो यहां तक हमने कहा हमारे पास जो फेज थी ना सारी की सारी ये थी प्रिपरेटरी फेज, या जिसे हमने क्या कहा, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, क्योंकि इसमें हमने एनर्जी को इन्वेस्ट किया। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। कितने एटीपी हमने इन्वेस्ट किए, एक ये एटीपी इन्वेस्ट किया, एक ये एटीपी इन्वेस्ट, तो 2 एटीपी इन्वेस्ट किए हमने एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस में। जो बेटा दूसरी फेज है ना उसे हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव या फिर पे ऑफ फेज का। जो ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज है वो स्टार्ट हो रही है आपकी फ्रुक्टोज 1,6
बिसफॉस्फेट से। तो ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आगे किसके अंदर कन्वर्ट होगा? तो हम कहते हैं क्योंकि फ्रुक्टोज जो है वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कितने हैं? 2 हैं, एक पहले कार्बन पे है, एक छठे कार्बन पे है। कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है किसके अंदर? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। या फिर इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम PgAl भी कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। देखिए बेटा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है जिसको आपने केल्विन साइकिल के अंदर पढ़ा था कि उसके 6 मॉलिक्यूल बनते हैं और एक रिएक्शन के बाहर चला जाता है और शुगर बनाने के अंदर इन्वॉल्व है। ये वही है, ठीक है। और ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये वही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है जिसको हमने ट्राइओस का नाम दिया था और हमने कहा था कि ये उसकी कीटो फॉर्म है। बस फर्क कितना है कि उसके ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा हुआ है, अदरवाइज ये क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। लेकिन ये एक क्या है? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ये क्या है? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इसके पास कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है? एक थर्ड कार्बन पे है, इसके पास भी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो टोटल कितने हो गए? 6 कार्बन और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यही यहां पर मौजूद थे। यानी कि पे ऑफ फेज जब शुरू होती है तो हम कहते हैं कि बेसिकली क्या होगा? ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो गया आगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। आगे बेटा बात समझ। अब रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। अगले स्टेप में बनाता हूं। अच्छा, एक बात रह गई, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, आइसोमर है एक दूसरे के। इस वजह से हम कहते हैं कि दोनों तरफ अब जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, इधर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, इधर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। दोनों तरफ जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा वो करेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ही। आगे बेटा बात समझ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ही रिएक्शन आगे स्टार्ट करेगा। ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है ना, ये आगे ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करने के बाद ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ये भी 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होगी। ये भी ऑक्सीडाइज हुआ। देखिए, जब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो यहां से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन आयंस होते हैं और उन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन आयंस को रिसीव करता है एक कोएंजाइम जिसे हम नाम देते हैं NAD पॉजिटिव का, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे हुआ, हाइड्रोजन आयंस रिमूव हुए और उसको रिसीव करने के लिए कोएंजाइम आया, उसको हमने NAD का नाम दिया और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। ये NADH बन गया, ये NADH बन गया। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट होता है ना, सॉरी हम कहते हैं 1,3, इसी रिएक्शन को बेटा मैं दोबारा बताता हूं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हुआ, यहां पर इसको रेज कर देता हूं ताकि आपको दोबारा समझ आ जाए यही बात। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे कैसे कन्वर्ट होगा?
देखिए बेटा, ये आपको बात जो है वो केल्विन साइकिल से रिलेट कर रही है। पहले ये वाली बात बता देता हूँ, फिर इसको केल्विन साइकिल से हम रिलेट भी कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है। ये G3P है, ये भी G3P है। ये G3P कहां से आया? ये G3P आया हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से कन्वर्ट होके, तो हमने कहा बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, तो आगे जो फॉर्म चलती है ना वो एल्डो फॉर्म चलती है, कीटो फॉर्म नहीं चलती। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की आगे होनी है ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां से ऑक्सीडेशन कैसे होनी है? वाया द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस। तो हम कहते हैं यहां से हाइड्रोजन आयंस रिमूव हुए और उसको रिसीव करने के लिए आया NAD पॉजिटिव जो कि कोएंजाइम है, यहां पे बन गया NADH। यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, हाइड्रोजन आयंस रिमूव हुए, उसको रिसीव करने के लिए NAD पॉजिटिव, तो क्या बन गया? NADH। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, यहां से जो फॉर्मेशन होनी है ना बेटा वो होनी है 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट की। इधर भी 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट की। आगे बात समझ। अब देखिए, इसके पास 3 कार्बन 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इसके पास 3 कार्बन 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ये भी एक 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ये भी एक 3 कार्बन कंटेनिंग, लेकिन इसके पास 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इसके पास 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ये जो फेज हम पढ़ रहे हैं ये पे ऑफ फेज है। अगर अब केल्विन साइकिल वाली बात को रिपीट करता हूं, केल्विन साइकिल में आपने पढ़ा था कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ना खुद को रिड्यूस करता था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यहां पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ने खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि उसी का रिवर्स हो गया। एक बात और है कि वो ये कि इसके पास 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसके पास 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहां से आया? उसको प्रोवाइड करता है बेटा सेल, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करेगा। कहां से आया? साइटोप्लाज्म ने प्रोवाइड कर दिया। एटीपी नहीं आएगा यहां पे। अगर एटीपी आएगा तो ये तो पे ऑफ फेज है, तो फिर तो हम कहेंगे कि यहां पे भी हम एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सेल के अंदर मौजूद जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं वो यहां पे आएगा और इसको 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, इसको भी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करवा देगा। साथ ही हमने कहा कि यहां से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस हुए, जिसको रिसीव करने के लिए कोएंजाइम NAD आया, उसने रिसीव किया, NADH के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये भी NADH के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि हमने इनको लास्ट में काउंट करना है। ये NADH, ये NADH। रिएक्शन कहां पे पहुंच गया? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इससे आगे प्रोसीड करते हैं। इधर भी है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट और उधर भी क्या है? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यहां से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा और यही 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ये भी किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। कैसे कन्वर्ट हुआ? यहां पर बेसिकली इसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर मौजूद जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, इट वाज द हाई एनर्जाइज्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये यहां से निकलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑलरेडी एडीपी मौजूद है, उसके साथ जाके कंबाइन करेगा, एटीपी बना देगा। यहां से भी इसके पहले कार्बन वाला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला, एडीपी के साथ कंबाइन किया, एटीपी बना दिया, एटीपी ये बन गया, एटीपी ये बन गया। ठीक है बेटा, अब पहले कार्बन वाला निकल गया, पहले इसके पहले और तीसरे कार्बन के ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, तो हमने कहा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है।
पहले वाला उड़ गया, तीसरे वाला रह गया, एक ही रह गया, तो हमने कहा ये जो मॉलिक्यूल है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये जो मॉलिक्यूल है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट। जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट होता है ना वो अपने ही आइसोमर के अंदर कन्वर्ट होता है, और बजाय इसके कि थर्ड कार्बन के ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और सेकंड पे आ जाता है, तो हम कहते हैं ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया अपने ही आइसोमर में, 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन यहीं से आगे प्रोसीड करते हैं। इधर भी है 2-फॉस्फोग्लिसरेट और उधर भी है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। यहां से बात आगे चल रही है। ठीक है बेटा, अब देखें यहां से बेसिकली हम कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। और यही 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है ना, ये फॉस्फो इनोल पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फो इनोल पायरोवेट के अंदर, आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, यानी कि वाटर रिमूव हो गया। फॉस्फोइनोल पायरोवेट ने लास्ट में बनाना है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और ये है पायरोवेट। पायरोवेट और फॉस्फोइनोल पायरोवेट में फर्क किसका है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, वो यहाँ पे निकल गया। जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला तो ये कंबाइन करेगा एडीपी के साथ, क्या बन जाएगा? एटीपी। यहां से भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला, एटीपी के साथ कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का, और वो क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के फाइनल प्रोडक्ट जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट है। देखें टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एनएडीएच कितने हैं, ग्रॉस प्रोडक्शन क्या है, नेट प्रोडक्शन क्या है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। टर्म्स लिख देता हूं पहले, सबस्ट्रेट लेवल एटीपी, NADH फॉर्मेशन, ग्रॉस प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन। ये बात हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की। सबस्ट्रेट लेवल एटीपी हम कहते हैं ऐसे एटीपी हैं जो डायरेक्ट बन रहे हैं, जिनको रेस्पिरेटरी चेन की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो जो डायरेक्ट आपको रिएक्शन के अंदर नजर आ रहे हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक ये जो फॉस्फोइनोल पायरोवेट से पायरोवेट की कन्वर्जन के अंदर बन रहे हैं, 2 ये हो गए, और बन रहे हैं 2 यहाँ पे, एक ये और एक ये, यानी कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट की कन्वर्जन के अंदर भी हमारे पास एटीपी बन रहे हैं। तो कितने हो गए? 4। इससे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास एटीपी हमने इन्वेस्ट किए, ना कि एटीपी फॉर्मेशन हुई। इसका मतलब है सबस्ट्रेट लेवल एटीपी जो है ना वो 4 एटीपी है जो डायरेक्ट आपको नजर आ रहे हैं रिएक्शन। NADH फॉर्मेशन कितने हैं? 2 NADH बनते हैं। कहां पर बने हैं? ये बने बेटा, हमने देखा यहां पर एक NADH ये बना, एक NADH इधर बना था जब G3P से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की कन्वर्जन हुई, यानी कि ऑक्सीडाइज हुए 2 NADH। ग्रॉस हम कहते हैं टोटल को, नेट हम कहते हैं डिफरेंस को। तो जो ग्रॉस प्रोडक्शन हुई उसको भी आप 4 ATP कंसीडर करें। नेट प्रोडक्शन कितनी है? 4 - 2। कौन से माइनस किए? जो प्रीपरेटरी फेज के अंदर हमने 2 ATP को इन्वेस्ट किया था। तो नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो है वो 2 है। देखिए NADH से भी ATP बनते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस में नहीं बनते, बल्कि हम कहते हैं एक NADH के मॉलिक्यूल से 3 ATP बनते हैं, और 2 NADH के मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे? 6 ATP। लेकिन ये कहां बनेंगे? ये बनेंगे रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू। तो जब टोटल कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो तब हम इनको वहां पे कैलकुलेट कर रहे होंगे
कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन से किस तरह से एटीपी जनरेट हो रहे हैं। तो ये हमने देखा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस के ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट्स में टोटल सबस्ट्रेट लेवल एटीपी कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। एनर्जी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, 2 एटीपी की हो रही है। प्रीपरेटरी फेज में जो नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कितने हैं, 2 एटीपी। अब जब हम देखेंगे टोटल काउंट ऑफ एटीपी तो फिर वहां पर हम इनको भी कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है बेटा। फिर हमने कहा कि ये जो पायरोवेट है ना, जिसका फॉर्मूला होता है C3H4O3, इसका आगे मेटाबोलाइज करना डिपेंड कर रहा होता है अवेलेबिलिटी और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे, कि ऑक्सीजन है कि नहीं है। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में पायरोविक एसिड टूट रहा है ना, तो हम उसे कहते हैं द वन स्टेप इज पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, other one is Krebs cycle, last one is respiratory chain. In the absence of oxygen टूट रहा है तो हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूट रहा है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूट रहा है इसे हम कहते हैं इट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के हम स्टेप देख लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमने कहा सबसे पहले है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो होती है यीस्ट के अंदर, जिसमें क्या होता है C3H4O3 2 मॉलिक्यूल यूज करेगा NADH के और इसको कन्वर्ट करवा देगा NAD में। खुद बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहल बनी इथाइल अल्कोहल और साथ में बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में हो रही है, यीस्ट के अंदर हो रही है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसके अंदर होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेटा होती है मसल्स के अंदर, एनिमल के, जिसमें क्या होता है यही जो पायरोविक एसिड है ये 2 मॉलिक्यूल NADH के यूटिलाइज करके इनको कन्वर्ट कर देता है 2 NAD के मॉलिक्यूल में, खुद कन्वर्ट हो गया C3H6O3 के मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसको हमने कहा क्या है, लैक्टिक एसिड है। और यही लैक्टिक एसिड बाद में हमारे मसल्स में जब स्टोर होता है तो उसकी वजह से हम क्या कहते हैं, फटीग हो गई है। अब ये क्योंकि हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हासिल होती है वो 2% एनर्जी है, या फिर हम कहते हैं कि 2 ATP हमारे पास यील्ड होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, क्योंकि ग्रॉस प्रोडक्शन के अंदर कितने थे, 4 ATP ग्लाइकोलिसिस जब हुई, 2 हमारे पास इन्वेस्ट हो गए, 4 - 2 हम कहते हैं 2 ATP हासिल होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ये जो NADH से बनने वाले ATP हैं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी चेन में बनते हैं, रेस्पिरेटरी चेन जो है वो एक एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इस वजह से हम कहते हैं कि एनारोबिक के अंदर तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ब्रेक डाउन हो रही है तो वो इस्तेमाल हो जाते हैं यहीं पर ही। तो फिर क्या होगा, सिर्फ 2 ATP गेन हो रहे होंगे इन केस ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे जब हम पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल को स्टडी कर रहे होंगे।
ठीक है बेटा। तो आज हमने ग्लाइकोलिसिस को स्टडी किया, रेस्पिरेशन की टाइप्स देखी, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप्स को हमने स्टडी किया। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो कहाँ पे रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर टोटल नेट यील्ड ऑफ एनर्जी कितनी है, 2 ATP है। तो ये तमाम बातें हमने स्टडी की। इससे रिलेटेड बेटा आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बेटा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।